गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट CS 301 डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की फर्स्ट यूनिट का टॉपिक एनालाइजिंग एल्गोरिथम एंड असिम्प्टोटिक नोटेशन। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एल्गोरिथम को किस तरह से एनालाइज किया जाता है और जो एनालिसिस होता है उसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि एल्गोरिथम क्या होती है और डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन कौन से डिफरेंट टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये भी डिस्कस किया था कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक से ज़्यादा मेथड्स हो सकते हैं। तो एल्गोरिथम को किस तरह से एनालाइज करेंगे वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है एल्गोरिथम की एफिशिएंसी। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए नंबर ऑफ़ मेथड्स हो सकते हैं, बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। जितने डिफरेंट मेथड्स होंगे उतनी ही एल्गोरिथम्स होंगी, क्योंकि हर मेथड के लिए एक अलग एल्गोरिथम होगी। अब हम कौन सी एल्गोरिथम को यूज़ करें, मतलब कौन से मेथड को यूज़ करें, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को एनालाइज करना होगा। जो ज़्यादा एफिशिएंट होगी एल्गोरिथम उसको हम एज ए बेस्ट मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी एल्गोरिथम ज़्यादा एफिशिएंट है और कौन सी एल्गोरिथम कम एफिशिएंट है। तो कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है एल्गोरिथम की, जो टर्म है कॉम्प्लेक्सिटी, किसी भी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी एक ऐसा फंक्शन होती है जो ये डिस्क्राइब करती है कि जो एल्गोरिथम है उसकी क्या एफिशिएंसी है, मतलब कितने टाइम के अंदर या कितना अमाउंट ऑफ डेटा जो है एल्गोरिथम के अंदर वो प्रोसेस होगा। ठीक है, हमने क्या डिस्कस किया कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक से ज़्यादा एल्गोरिथम्स हो सकती हैं। अब कौन सी एल्गोरिथम बेटर है उसके लिए हमें एफिशिएंसी को चेक करना पड़ेगा। अब एफिशिएंसी को चेक किससे किया जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी से। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो एक ऐसा फंक्शन होती है जो ये बताएगी कि किसी भी एल्गोरिथम में कितना डेटा प्रोसेस हुआ है। ठीक है, अब इसके दो मेजर्स होते हैं एफिशिएंसी के, मतलब किस डेटा कितना प्रोसेस हुआ है ये हम किस फॉर्म के अंदर डिस्क्राइब कर सकते हैं या किस फॉर्म के अंदर हम मेज़र कर सकते हैं। तो दो कॉम्प्लेक्सिटी मेजर्स हैं बेसिकली। फर्स्ट है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और सेकंड है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो इन दोनों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो एक ऐसा फंक्शन होती है, एक ऐसा फंक्शन है जो ये डिस्क्राइब करता है कि कोई भी एल्गोरिथम है वो अगर एग्जीक्यूट होगी या उसको हम यूज़ करेंगे तो हमें कितना टाइम लगेगा उसको एग्जीक्यूट करने में। ठीक है, टाइम का मतलब ये हो गया कि कितना अमाउंट ऑफ इनपुट वो प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, कितने, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हमें इंटीजर्स को कंपेयर करना है तो नंबर ऑफ़ कंपैरिजंस कितने होंगे वो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहलाएगी। ठीक है, अगर कोई लूप है तो उसमें कितनी बार वो लूप चलेगा वो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहलाएगी, मतलब कि कितना अमाउंट ऑफ इनपुट जो है वो हमारा प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, वो हमारा कहलाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बेसिकली अगर हम हमारे कंप्यूटर से रिलेट करें कि किस तरह से होता है, तो इसका मतलब ये है कि कितना टाइम जो है वो CPU इन एग्जीक्यूशन यूज़ करेगा। ठीक है, तो बेसिकली दो तरह का टाइम होता है, एक तो रन टाइम और एक कंपाइल टाइम होता है। ठीक है, मतलब अगर जैसे हमने इम्प्लीमेंट किया है किसी एल्गोरिथम को तो उसके लिए एक रन टाइम होगा और एक कंपाइल टाइम होता है। कंपाइल टाइम जो है वो आपका एक ही बार होता है, मतलब कांस्टेंट हम उसको मान सकते हैं, या वो बहुत कम होता है, उसको नेग्लेक्ट हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक बार कंपाइल कर दिया तो आप किसी भी प्रोग्राम को नंबर ऑफ़ टाइम्स रन कर सकते हो, आपको बार बार कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली जब हम देखते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, मतलब कि वो कितना टाइम एग्जीक्यूशन के अंदर लेगा। अब एक्चुअल में हम टाइम अगर हम एक एल्गोरिथम देख रहे हैं और हमें उसे देख के एनालाइज करना है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है, तो हम उसको CPU में तो रन नहीं कर रहे हैं,
उस केस में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि नंबर ऑफ़ इनपुट्स जो हैं वो किस तरह से प्रोसेस हो रहे हैं, कितना अमाउंट या कितना टाइम उनको प्रोसेस होने में लग रहा है। जैसे अगर कंपैरिजंस करना है तो नंबर ऑफ़ कंपैरिजंस कितने होंगे, अगर कोई लूप है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करेगी कि लूप आपका कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, तो वो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। इसी तरह से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये डिफ़ाइन करती है कि आपकी एल्गोरिथम जो है वो मेमोरी के अंदर कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जब हम किसी एल्गोरिथम के बताते हैं तो हम ये डिस्क्राइब करेंगे कि कितना स्पेस ये मेमोरी के अंदर लेगी। अब कितना स्पेस लेगी वो डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स हैं आपके और उसकी साइज़ क्या है, ठीक है। तो नॉर्मली जब हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को डिफ़ाइन करते हैं तो वो बाइट्स की टर्म में करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एडिशन का एक प्रोग्राम है जिसमें आपको 3 वेरिएबल्स चाहिए, ठीक है, और इंटीजर वैल्यू है उसका एडिशन करना है, तो आपके 2 इनपुट और 1 आउटपुट, 3 वेरिएबल्स आपको चाहिए होंगे। उन तीनों वेरिएबल्स को आपको क्या करना पड़ेगा, मेमोरी में स्टोर करवाना पड़ेगा। अगर इंटीजर टाइप का कोई भी ये तीनों वेरिएबल्स हैं तो इसका मतलब एक जो वेरिएबल है वो कितना स्पेस लेगा, 2 बाइट्स लेगा, करेक्ट। तो 3 वेरिएबल्स अगर होंगे तो वो 6 बाइट्स लेंगे। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को हम बाइट्स की टर्म में भी एक्सप्लेन करते हैं, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये बताती है कि कोई भी एल्गोरिथम जो है वो मेमोरी में कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। नॉर्मली जब हम फॉर एग्ज़ाम्पल कि दो हमारी एल्गोरिथम है, एक एल्गोरिथम के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ मतलब टाइम ज़्यादा लग रहा है, स्पेस कम यूज़ कर रही है, और दूसरी एल्गोरिथम है मतलब सेम प्रॉब्लम के लिए दूसरी जो एल्गोरिथम है वो हमारा टाइम तो ले रही है कम लेकिन स्पेस ले रही है ज़्यादा। तो इस केस में हम इन दोनों को कैसे कंपेयर करेंगे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी उसको हम मतलब जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी उसको हम बेटर एल्गोरिथम मानेंगे। इन केस अगर 2 एल्गोरिथम्स हैं, दोनों की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो सिमिलर है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को देखेंगे कि स्पेस कम किस में यूज़ हो रहा है, कम स्पेस कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, वो एल्गोरिथम हमारी बेटर होगी। तो इस तरह से हम स्पेस और टाइम की फॉर्म के अंदर एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सी एल्गोरिथम हमारी बेटर है और कौन सी कंपैरिजन कर सकते हैं हम एल्गोरिथम्स के बीच में। अब नेक्स्ट है एसिम्प्टोटिक एनालिसिस। एसिम्प्टोटिक एनालिसिस क्या है, एक पर्टिकुलर वे है कि कोई भी प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन के जो आउटपुट आए हैं उनको एनालाइज करता है, मतलब कि एल्गोरिथम को एनालाइज करने का तरीका है। बेसिकली क्या होता है कि कोई भी एल्गोरिथम लिखी है आपने, अब वो एल्गोरिथम जो है हो सकता है किसी पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर तो बहुत अच्छा परफॉर्म करे, टाइम भी कम हो, स्पेस भी कम यूज़ करे। किसी पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करे और बहुत स्पेस भी कंज्यूम करे, ठीक है। और किसी सिनेरियो के अंदर वो कुछ थोड़ा बेस्ट केस भी मतलब थोड़ी कम टाइम भी यूज़ करें और कभी ज़्यादा टाइम भी यूज़ करें, ठीक है। तो आप किस तरह से एनालाइज कर सकते हो एल्गोरिथम को, तो उसके लिए 3 केसेस हैं। मतलब कि कोई एल्गोरिथम है, अगर उस पर्टिकुलर एल्गोरिथम को हम किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ उसी एल्गोरिथम को एनालाइज कर रहे हैं कि ये किस तरह का आउटपुट जनरेट करेगा या इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो सकती है। जो ये एल्गोरिथम एफिशिएंसी थी उसके अंदर हमने कॉम्प्लेक्सिटी देखी थी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है। ये बेसिकली हमें यूज़ आता है जब हमें 2 एल्गोरिथम्स को कंपेयर करना हो, ठीक है। एसिम्प्टोटिक एनालिसिस में क्या करेंगे, हम एल्गोरिथम को एनालाइज करेंगे, मतलब कि कोई भी पर्टिकुलर एल्गोरिथम, यहाँ पे हम सिर्फ एक सिंगल एल्गोरिथम ले रहे हैं, यहाँ पे हम किसी और एल्गोरिथम से कंपेयर नहीं कर रहे हैं।
यहाँ पे हम एक ही एल्गोरिथम के सिनेरियो को देखेंगे कि वो किस सिनेरियो में बेस्ट परफॉर्म करती है, मतलब किस सिनेरियो में तो उसकी टाइम जो है वो ज़्यादा कंज्यूम करेगी और किस सिनेरियो के अंदर कम यूज़ करेगी। तो इसके लिए 3 केसेस डिफाइन किए गए हैं, वर्स्ट केस, एवरेज केस और बेस्ट केस। वर्स्ट केस जो होता है वो कैलकुलेट करता है अपर बाउंड, कोई भी जो एल्गोरिथम है उसके रनिंग टाइम का अपर बाउंड करता है। दैट मीन्स कि मैक्सिमम टाइम जो वर्स्ट केस है वो बताता है कि इतना मैक्सिमम टाइम जो है वो कोई पर्टिकुलर एल्गोरिथम कंज्यूम करेगी या इतने टाइम तक रन होगी। ठीक है, मतलब कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस कितने एग्जीक्यूट हो सकते हैं। अब जैसे इसका एक एग्जांपल है कि मान लो हमें लीनियर सर्च करना है। लीनियर सर्च का मतलब क्या है कि आपके पास 10 आइटम हैं, ठीक है, मतलब 10 नंबर्स हैं, आपको एक नंबर फाइंड करना है। अब आपको नहीं पता कि वो नंबर उस लिस्ट के अंदर है या नहीं, आपको सर्च करना है कि उस लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं है। तो इस केस में क्या होगा कि आप मैक्सिमम कितने कंपैरिजन्स करोगे, जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे उस लिस्ट के अंदर उतने। मान लो कि आपने फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर किया, मैच नहीं हुआ, सेकंड से किया नहीं हुआ, थर्ड से किया नहीं हुआ, फोर्थ से किया नहीं हुआ। आप मैक्सिमम कितने कंपैरिजन्स करोगे, जितनी लिस्ट की साइज़ है। अगर लिस्ट की साइज़ 10 है तो इसका मतलब आपने 10 कंपैरिजन किए, मतलब वो उसका अपर बाउंड है कि कंपैरिजन्स अगर होंगे तो मैक्सिमम 10 कंपैरिजन्स होंगे। 10 कंपैरिजन में हमें पता चल जाएगा कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट जो हमें सर्च करना है वो उस लिस्ट के अंदर है या नहीं है। ठीक है, तो वर्स्ट केस कब होगा, जब या तो वो हमें एज ए लास्ट आइटम मिले या फिर वो आइटम प्रेजेंट ही ना हो एरे के अंदर। ठीक है, तो वो हमारा वर्स्ट केस। अब यहाँ पे वर्स्ट केस के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रही, n, मतलब जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे। अगर n की वैल्यू 10 है तो 10, n की वैल्यू 5 है तो 5। तो ये जो n है ये अपर बाउंड को दिखा रहा है, मतलब कि ये वर्स्ट केस है। इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम के लिए या इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए नहीं आएगी। ठीक है, इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को यूज़ करके। नेक्स्ट है हमारा एवरेज केस एनालिसिस। एवरेज केस एनालिसिस के अंदर क्या हो रहा है कि हम सारे पॉसिबल इनपुट्स को लेते हैं और उसके बाद में जितने भी इनपुट्स हैं उनके लिए कंप्यूट करते हैं टाइम। ठीक है, बेसिकली एवरेज केस जो है वो क्या है, बेस्ट और जो वर्स्ट है इसका एवरेज है। मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि 10, जैसे लीनियर सर्च का ही हमने एग्ज़ाम्पल लिया था, 10 आइटम थे हमारे। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज हम क्या बोल सकते हैं कि हमें 5 कंपैरिजन तो करने पड़ ही रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एवरेज केस हो गया। अब एवरेज केस में क्या होता है कि हम सम करते हैं जितनी भी कैलकुलेटेड वैल्यूज़ होती हैं उनका, और फिर टोटल नंबर ऑफ़ इनपुट से उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, मतलब कि जितने भी केस होंगे उनको हम सम करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे उस सम को बाय n+1 से। n+1 क्या हो गया, नंबर ऑफ़ इनपुट्स हो गए। तो ये हमारा एवरेज केस होता है। इसी तरह से बेस्ट केस है। बेस्ट केस हमें शो करता है लोअर बाउंड। लोअर बाउंड का मतलब ये है कि मिनिमम आपको इतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा उस एल्गोरिथम के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, मतलब कि मिनिमम कितने नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस जो हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। अब इसका एक एग्जांपल है, मान लो हम लीनियर सर्च की प्रॉब्लम थी। अब बेस्ट केस क्या हो सकता है, वही आपके पास एक एरे है जिसमें 10 एलिमेंट्स हैं, आपको एक नंबर दिया गया है, आपको सर्च करना है कि वो नंबर जो है वो उस एरे के अंदर है या नहीं है। तो अब आप कैसे सर्च करोगे उसको, वही लीनियर सर्च है तो आपको 1 बाय 1 सर्च करना पड़ेगा। फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करोगे, फिर सेकंड से करोगे, फिर थर्ड से करोगे। तो यहाँ पे बेस्ट केस क्या होगा कि आपने फर्स्ट नंबर से कंपेयर किया और आपका जो आइटम जो आपको सर्च करना है वो उससे मैच कर गया। मतलब आपको आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आगे के कंपैरिजन्स आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको फर्स्ट पोजीशन पे ही वो मिल गया। तो बेस्ट केस क्या हुआ, आपको कितने कंपैरिजन्स करने पड़े, सिर्फ एक कंपैरिजन करना पड़ा। ठीक है,
तो वो आपका हो गया बेस्ट केस। अब वो ये जो बेस्ट केस है ये आपका लोअर बाउंड है, मतलब ये कि आपको मिनिमम एक कंपैरिजन तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। वर्स्ट केस के अंदर क्या था कि मैक्सिमम आपको n कंपैरिजन्स करने पड़ेंगे, यहाँ पे बेस्ट केस में आपको मिनिमम एक कंपैरिजन तो करना ही पड़ेगा। तो जब हम किसी एल्गोरिथम को एनालाइज करते हैं तो हम उसके डिफरेंट सिनेरियोज़ को देखते हैं और हम ये कैलकुलेट करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं कि उसका वर्स्ट केस क्या होगा, उसका बेस्ट केस क्या होगा और उसकी एवरेज केस की कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी। नेक्स्ट यूनिट्स के अंदर जब हम डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स पे ऑपरेशंस करेंगे तब भी हम डिस्कस करेंगे कि किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए हम एल्गोरिथम बनाएंगे और फिर उस एल्गोरिथम को हम एनालाइज करेंगे। किस तरह से एनालाइज करेंगे? इसी तरह से हम उसका बेस्ट केस निकालेंगे, एवरेज केस निकालेंगे और वर्स्ट केस निकालेंगे। मतलब कि उस एल्गोरिथम को हमने एनालाइज कर दिया कि मिनिमम इतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा, या मिनिमम इतने ऑपरेशंस तो होंगे, मैक्सिमम कितने ऑपरेशंस होंगे और ऑन एन एवरेज कितने ऑपरेशंस होंगे। एवरेज केस को आप एक तरह से ये भी मान सकते हो कि बेस्ट और जो वर्स्ट है इन दोनों का आपने एवरेज निकाल लिया, ठीक है। तो ये था कि किस तरह से हम किसी गिवन एल्गोरिथम को एनालाइज कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। जैसे कि हमने पहले भी फर्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस किया था कि जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है किसी भी एल्गोरिथम की वो हमें एफिशिएंसी को डिस्क्राइब करने में यूज़ आती है, राइट। अब हम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड आउट करें, कैसे डिफाइन करें कि किसी एल्गोरिथम की क्या कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस जो होते हैं वो ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जो किसी भी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को डिफ़ाइन करते हैं या किसी कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि अगर हमें कोई एल्गोरिथम दी हुई है, उसको अगर हमें एनालाइज करना है कि उसका वर्स्ट केस क्या है, बेस्ट केस क्या है, एवरेज केस क्या है, तो वो हम निकाल सकते हैं। लेकिन उसकी वर्स्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी या बेस्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, उसको हम प्रेजेंट कैसे करेंगे, उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें एसिम्प्टोटिक नोटेशंस की ज़रूरत पड़ती है। तो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस हमारे क्या होंगे? वो एक्सप्रेशंस होंगे जो किसी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम तीन तरह के बेसिकली नोटेशंस यूज़ करेंगे, बिग ओ, ओमेगा और थीटा। बिग ओ जो होगा वो किसको डिस्क्राइब करता है? वर्स्ट केस सिनेरियो को करता है। ओमेगा किसको करता है? बेस्ट केस को करता है। और थीटा किसको करता है? एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी को डिफ़ाइन करता है। मतलब कि हमें पता है कि जैसे हमने लीनियर सर्च का एग्जांपल लिया था कि मिनिमम हमें एक कंपैरिजन तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो हमारा बेस्ट केस सिनेरियो था, तो उसकी जब हम कॉम्प्लेक्सिटी डिफ़ाइन करेंगे तो हम ओमेगा नोटेशन से करेंगे, ठीक है। वर्स्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी जब हम डिफ़ाइन करेंगे तो हम बिग ओ की हेल्प से करेंगे, और एवरेज केस की कॉम्प्लेक्सिटी करेंगे तो हम थीटा नोटेशन को यूज़ करके उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को डिफ़ाइन करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट या नॉर्मली अगर आपसे नहीं पूछा जाता है कि आपको वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है, बेस्ट बतानी है या एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम बिग ओ नोटेशन को यूज़ करके और उसकी वर्स्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी को डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। मतलब नोटेशन के लिए बिग ओ नोटेशन को मेनली यूज़ किया जाता है अनटिल एंड अनलेस आपसे एक्सप्लिसिटली नहीं पूछा गया हो कि उसका बेस्ट केस सिनेरियो की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है या उसके एवरेज केस सिनेरियो की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो अब इन नोटेशंस को किस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है या इनका क्या मतलब है ये हम समझ लेते हैं। सबसे पहले बिग ओ नोटेशन। बिग ओ नोटेशन क्या करता है कि किसी भी एल्गोरिथम के अपर बाउंड को डिफ़ाइन करता है। अपर बाउंड का मतलब ये है कि कोई भी एल्गोरिथम है उसके लिए जब ये एक आउटपुट जो हमें मिलेगा या कोई हम फंक्शन डिफ़ाइन कर देते हैं कि ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी, तो वो कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे क्या थे, दो फंक्शंस थे, gn और fn,
ठीक है, हमने यहाँ से ग्राफ के थ्रू शो किया है कि ये लाइन Fn को रिप्रेजेंट कर रही है और ये लाइन हमारी Gn को रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखो, जब ये ग्राफ शुरू हुआ था तो कभी Fn ज़्यादा था, कभी Gn की वैल्यू ज़्यादा थी, ठीक है, लेकिन आफ्टर अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम या आफ्टर अ पर्टिकुलर वैल्यू n नॉट मतलब इस पॉइंट के बाद में हमेशा Fn की वैल्यू क्या है, कम है एज़ कंपेयर टू Gn, ठीक है। तो अब Gn क्या हो गया, इसका अपर बाउंड हो गया, मतलब कि फंक्शन Fn के लिए Gn c डॉट Gn मतलब किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी वैल्यू जो है, इस फंक्शन की वैल्यू Gn जो डिफाइन कर रहा है वो हमेशा ज़्यादा रहेगी Fn से, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं, Fn देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव कांस्टेंट c एंड n नॉट, मतलब दो पॉजिटिव कांस्टेंट्स होंगे हमारे पास, एक तो c होगा और एक n नॉट होगा। वो अब इनकी वैल्यू n नॉट और c की वैल्यू इस तरह से होनी चाहिए कि फंक्शन जो Fn है वो हमारा ज़ीरो से तो ज़्यादा हो लेकिन ज़ीरो से तो ज़्यादा हो लेकिन c डॉट Gn से कम हो, ठीक है। फंक्शन Fn की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज़ीरो से ज़्यादा और c डॉट Gn से कम। अब c जो है ये क्या है, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, कोई पर्टिकुलर कांस्टेंट, ठीक है। और फॉर ऑल n मतलब n की वैल्यू हम कितनी भी बढ़ाते जाएं, नंबर ऑफ इनपुट्स हम कितने भी बढ़ाते जाएं, n नॉट के बाद में ये हमेशा कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो वो हमारा होता है बिग O नोटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब इस फंक्शन को कैसे लिखेंगे, फंक्शन Fn इक्वल्स टू बिग O ऑफ g ऑफ n। इसका मतलब ये है कि जो g ऑफ n फंक्शन है ये हमेशा बड़ा होगा Fn से, मतलब कि n की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, हमेशा ये जो Gn है इसकी वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा ही आएगी, ठीक है। तो ये किसको डिफाइन कर रहा है, यहाँ पे अपर बाउंड को कर रहा है, क्योंकि Fn की वैल्यू जो है वो इस पर्टिकुलर वैल्यू से कभी ज़्यादा नहीं हो सकती, तो Fn के लिए ये क्या हो गया, इसका अपर बाउंड हो गया, ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि Fn की वैल्यू 3n+2 और Gn की वैल्यू है n, ठीक है। अब n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। हमें पता है हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है इसको Fn एज ऑर्डर ऑफ g ऑफ n या फिर बिग ऑफ g ऑफ n, मतलब कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए उसके लिए हमें दो कॉन्स्टेंट्स को चुनना है, एक तो n नॉट को चुनना है और एक c को चुनना है। यहाँ पे देखो ये n नॉट को हमें सेलेक्ट करना है और c को सेलेक्ट करना है, इस तरह से सेलेक्ट करना है कि ये कंडीशन हमारी क्या हो, सेटिस्फाई हो। ये जो कंडीशन है ना Fn इक्वल्स टू बिग O ऑफ g ऑफ n, ये हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो ये सेटिस्फाई होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इट मस्ट सेटिस्फाई Fn लेस देन इक्वल्स टू c डॉट Gn, मतलब कि Gn को जब हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें उसके बाद ये हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे n की वैल्यू फॉर एग्जांपल 1 है तो Gn तो छोटा हो गया, n की वैल्यू अगर 2 है तो Gn की वैल्यू 2 हो गई और यहाँ पे भी Fn की वैल्यू ज़्यादा है। अब Gn की वैल्यू 3 हो गई मान लो, तो ये ज़्यादा है ये कम रहेगा, ठीक है। अब एक यहाँ पे क्या है कि ये फंक्शन हमेशा बड़ा रहेगा क्योंकि ये n को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है, करेक्ट, ये छोटा रहेगा। लेकिन अगर इस Gn को हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें और वो कांस्टेंट इस तरह से, कांस्टेंट का चुनाव या कांस्टेंट को इस तरह से हम सेलेक्ट करें कि वो Fn से हमारा बड़ा हो। अब जैसे मान लो c डॉट n समझते हैं इसको हम, यहाँ पे ना c डॉट n। अब c की वैल्यू अगर हमने 1 ली फॉर एग्जांपल, तो उस केस में क्या होगा, Fn हमारा बड़ा है। अगर c की वैल्यू मैंने 2 ली तो यहाँ पे तो ये 3n है और यहाँ पे ये 2n है, तो भी मेरा 3n+2 बड़ा होगा। c की वैल्यू अगर मैंने 3 ली तब भी ये बड़ा होगा क्योंकि इसके अंदर 2 ऐड भी हो रहा है, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे n और n तो सेम है ये, ठीक है। अब c की वैल्यू अगर मैंने 4 ले ली
ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई करने पे अगर ये तो कितना हो गया 4n हो गया, और ये कितना हो गया 3n हो गया। तो 4n और 3n के अंदर मैं कंपेयर करूं तो मेरा बड़ा क्या होगा, 4n वैल्यू जो है मेरी वो बड़ी आएगी। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो 4n है ये मेरा बड़ा हो जाएगा, राइट। यहाँ पे 3n प्लस 2 जो है वो छोटा हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन है ये क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अब c इक्वल्स टू अगर मैं 4 करूँ और n की वैल्यू मैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 लूँ, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। क्यों? क्योंकि मान लो अगर आपने 2 नहीं ली, इसका मतलब कौन सी कंडीशन हुई, n इक्वल्स टू 1 लिया, तो n इक्वल्स टू 1 है और c इक्वल्स टू क्या है 4, तो 4 इंटू 1 कितना हुआ 4 हो गया। यहाँ पे 3 इंटू 1 प्लस 2 5 हो गया, तो यहाँ पे कंडीशन फेल हो गई ना। अब n की वैल्यू हम 2 लेते हैं, n की वैल्यू 2 के अंदर क्या होगा, 4 इंटू 2 होगा यहाँ पे 8, और यहाँ पे 2 इंटू 3 प्लस 2 तो 6, करेक्ट। 6 लेस देन है 8 से। तो इसके बाद आप कुछ भी वैल्यू लोगे n की वैल्यू अगर चेंज करते रहोगे तो भी हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। c जो है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट है, मतलब c को हमने कांस्टेंट कर दिया है, और n की वैल्यू 2 से लेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, 2 या 2 से लेस नहीं होनी चाहिए। 2 हो सकती है या 2 से ज़्यादा हो सकती है। अगर 2 से कम हुई तो ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि 3n प्लस 2 इक्वल्स टू बिग O ऑफ n फॉर c इक्वल्स टू 4 एंड n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। मतलब कि अगर इस कंडीशन को मुझे सेटिस्फाई करवाना है, इस कंडीशन को, तो मुझे c की वैल्यू क्या करनी होगी, 4 करनी होगी, और n की वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा होगी, तो उस केस में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, अपर बाउंड आ जाएगा कि इस फंक्शन से हमेशा ये अपर रहेगा, करेक्ट। इसी तरह से है ओमेगा। ओमेगा जो नोटेशन है वो हमें लोअर बाउंड को प्रोवाइड करवाता है। मतलब ये कि फंक्शन f ऑफ n है और फंक्शन g ऑफ n है, ये दोनों में स्टार्टिंग में वेरिएशन होगा पर किसी पर्टिकुलर n की वैल्यू के बाद। अब वो n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 1 से ज़्यादा हो, 1 भी हो सकती है कुछ केसेस के अंदर। तो आफ्टर अ पर्टिकुलर वैल्यू n नॉट की एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद हमेशा फंक्शन fn जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी c डॉट gn से, ठीक है। fn big O of g of n equals to fn, there exists positive constant c and n naught such that, मतलब कि c और n naught दो पॉजिटिव ऐसे कॉन्स्टेंट्स एग्जिस्ट करेंगे कि fn की वैल्यू जो है वो हमेशा ज़्यादा होगी c डॉट gn से। तो यहाँ पे फंक्शन जो gn है वो आपका किसको डिफाइन कर रहा है, लोअर बाउंड को, करेक्ट, कि इसकी वैल्यू जो है वो हमेशा फंक्शन fn से कम रहेगी उन सभी वैल्यूज़ के लिए जो n0 से ज़्यादा या उसके इक्वल है, करेक्ट। अब इसका एक एग्जांपल लेके हमने यहाँ पे समझा। सेम एग्जांपल हमने लिया है। अब जैसे उस एग्जांपल के अंदर हमने देखा कि c इक्वल्स टू 4 जब था और n0 की वैल्यू जब 2 हो गई थी तो ये हमारा अपर बाउंड को शो कर रहा था gn। लेकिन अगर इसका लोअर बाउंड हमें शो करना है तो हमें पता है कि c की वैल्यू अगर 1 है और n की वैल्यू अगर 1 है, ग्रेटर देन 1, मतलब कांस्टेंट अगर हमने 1 कर दिया तो n की वैल्यू आप कुछ भी लोगे, n की वैल्यू आप कुछ भी लोगे तो वो क्या आएगा, हमारा जो फंक्शन gn है वो हमेशा छोटा रहेगा fn से, ठीक है। यहाँ पे आप प्लेस करके देख सकते हो कि c इक्वल्स टू 1 है और n की वैल्यू आप चेंज कर रहे हो। तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा, हम इसको बिग ओमेगा को यूज़ करके इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके साथ कंडीशन क्या लगेगी कि अगर 3n प्लस 2 इज़ इक्वल्स टू ओमेगा ऑफ n, ठीक है, तो मतलब इसका ये लोअर बाउंड शो कर रहा है c इक्वल्स टू 1 और n इक्वल्स टू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 के लिए।
इसी तरह से थीटा नोटेशन जो है वो क्या करता है, किसी फंक्शन को बाउंड करता है अबव और बिलो के बीच में। मतलब कि ये हमारा किसको डिफाइन करेगा, एवरेज केस को। देखो यहाँ पे लोअर बाउंड को शो कर रहा था ओमेगा, बिगो जो है वो अपर बाउंड को डिफाइन कर रहा था। तो हमारा थर्ड केस कौन सा बचा, एवरेज केस बचा। तो थीटा नोटेशन जो है वो क्या करेगा, बाउंड करेगा फंक्शन को अबव और बिलो फंक्शन के बीच में। तो ये डिफाइन करेगा एग्जैक्ट एसिम्प्टोटिक नोटेशन को। मतलब ये कि हमारे अब फंक्शन fn के लिए दो फंक्शंस होंगे, gn और c1.gn और c2.gn। मतलब कि एक कांस्टेंट यहाँ पे c1 है और एक कांस्टेंट c2 है। मतलब कि फंक्शन जब gn को हम c1 के साथ यूज़ करेंगे तब तो ये fn के लिए लोअर बाउंड शो करेगा। वहीं पे अगर हम gn को c2 कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये fn का अपर बाउंड शो करेगा। ठीक है, और fn फंक्शन जो है वो c2.gn और c1.gn के बीच में लाई करेगा। मतलब कि c1.gn की वैल्यू 0 से ज़्यादा होनी चाहिए या 0 के इक्वल हो सकती है, और ये छोटा होगा किससे, फंक्शन fn से। लेकिन फंक्शन fn जो है वो किससे छोटा होगा, c2.gn से। या फिर हम ये कह सकते हैं कि c2.gn बड़ा होगा fn से और c1.gn जो है वो छोटा होगा fn से। आफ्टर अ पर्टिकुलर वैल्यू एन नॉट के बाद में ये सारी वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे वही हमने क्या किया, C1 और C2 को यूज़ किया। जो C1 और C2 हमने बेस्ट केस और वर्स्ट केस के अंदर डिफ़ाइन किए थे वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो C1 इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 हो गया, और C2 इक्वल्स टू 4 हो गया। क्योंकि C2 के लिए हमें अपर बाउंड शो करना है, तो अपर बाउंड के लिए हमने देखा था कि वैल्यू 4 थी। तो C1 को जब हम 1 लेंगे और C2 को हमने 2 ले लिया, तो अब जो फंक्शन हमारा fn है वो हमेशा हमारा क्या करेगा, c1.n और c2.n के बीच में लाई करेगा। तो हम इसको बोल सकते हैं कि 3n + 2 इक्वल्स टू थीटा ऑफ n। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स थे। इसी तरह से अगर हम इंसर्शन शॉर्ट, एक शॉर्टिंग टेक्निक है, उसका एक केस कंसीडर करते हैं। ठीक है, इसमें क्या लीनियर टाइम लगता है बेस्ट केस में, क्वाड्रेटिक टाइम लगता है वर्स्ट केस के अंदर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, क्वाड्रेटिक टाइम का मतलब है कि पावर में 2 है। ठीक है, लीनियर का मतलब हो गया कि कोई पावर नहीं है इनकी। तो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हमने किससे डिफ़ाइन की, बिगो से। वहीं पे हमने बेस्ट केस जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो हम थीटा से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, ओमेगा से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो इसकी हमने बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी डिफ़ाइन की थीटा से। ठीक है, इन डिटेल हम आगे की यूनिट्स में पढ़ेंगे कि किस तरह से हम एल्गोरिथम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। राइट, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है हमने कि एल्गोरिथम ये थी 5n² + 2n + 1। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हम जब लिखी है तो वो हमने क्या लिखी है, बिगो ऑफ n²। ठीक है, अब बिगो ऑफ n² हमने क्यों लिखा है, देखो जब भी हम एनालाइज करेंगे एल्गोरिथम को तो हम क्या करेंगे, हमेशा n की टर्म के अंदर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी देंगे। अगर वो कांस्टेंट है तो अलग बात है, लेकिन जब n टर्म्स को यूज़ किया जाता है, अब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है और 1000 भी हो सकती है। तो जब भी हम एल्गोरिथम को एनालाइज करेंगे तो हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी n की टर्म में देंगे। अब इस कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर हम देख रहे हैं कि जो n की टर्म्स हैं वो क्या क्या है, n² है और n है। अब n² और n को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। देखो लीनियर के केस में तो 2n + 1 है और यहाँ पे n² मतलब क्वाड्रेटिक अगर कोई कॉम्प्लेक्सिटी है तो वो 5n² है। तो हम देख सकते हैं कि 5n² की वैल्यू जो है वो हमेशा 2n + 1 से बड़ी रहेगी, क्योंकि एक जगह आप क्या कर रहे हो, n का स्क्वायर कर रहे हो और एक जगह आप सिर्फ n यूज़ कर रहे हो। तो n का स्क्वायर ऑब्वियस सी बात है कि हमेशा ही बड़ा रहेगा, क्योंकि आपने उसी वैल्यू को वापस से मल्टीप्लाई किया है। करेक्ट, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट टर्म कौन सी हो गई इसके अंदर,
5n², क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है वो इस एल्गोरिथम के अंदर सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो बाकी की जो टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं उनको हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो जो हाईएस्ट या जो मोस्ट सिग्निफिकेंट टर्म होती है उसकी रिस्पेक्ट में लिखी जाती है। ठीक है, मतलब कि अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 5n² नहीं होता तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती ऑर्डर ऑफ n। क्यों? क्योंकि 2n+1 के अंदर जो n की टर्म में सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट टर्म होगी वो कौन सी होगी, 2n होगी। 2 क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए हम सिंपली ऑर्डर ऑफ n लिखेंगे। वहीं पे यहाँ पे 5n² में हमने इसकी जब कॉम्प्लेक्सिटी लिखी तो हमने यहाँ पे 5n² नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि 5 जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो हम सिर्फ इनपुट डेटा या जो n वैल्यू होती है उसी की टर्म के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्सिटी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं n की टर्म में। अब हम देखेंगे कि रेट ऑफ ग्रोथ क्या होती है, मतलब कि अगर हमारे पास एक साइज़ दिया हुआ है, इनपुट साइज़ दिया हुआ है n साइज़ और किसी एल्गोरिथम के लिए, और k कोई कांस्टेंट है, तो किस तरह से जो रेट होती है, ग्रोथ जो रेट है वो किस तरह से बढ़ती है, मतलब कि मिनिमम क्या रेट हम मानेंगे एज अ मिनिमम और मैक्सिमम हम क्या कंसीडर करेंगे, या किस तरह से ये बढ़ती है। तो मिनिमम होती है सबसे कांस्टेंट, जिसको हम थीटा ऑफ k भी बोल सकते हैं और फॉर एग्जांपल थीटा ऑफ 1 भी बोल सकते हैं। यहाँ पे k क्या है, कांस्टेंट है। जैसा कि हमने लीनियर सर्च का जो एग्जांपल था उसके अंदर देखा था कि जो बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसके अंदर हमारे सिर्फ एक ही कंपैरिजन पे अगर हमें सर्च जो हमें एलिमेंट फाइंड करना है वो हमें मिल जाता है, तो इसका मतलब है वो हमारा बेस्ट केस है। तो बेस्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर हमें कंपैरिजन कितना करना पड़ा, एक कंपैरिजन करना पड़ा, इसलिए उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो थीटा ऑफ 1 बोल सकते हैं हम, या फिर हम उसको कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब कांस्टेंट से थोड़ा सा जो बड़ा होगा, अगर मतलब उससे ज़्यादा हायर वैल्यू का होगा, वो होती है हमारी लॉगरिथमिक वैल्यू। लॉगरिथमिक का मतलब ये है, लीनियर के अंदर जैसे n होता है, मतलब कि जो n की टर्म में है, जैसे यहाँ पे अगर 2n+1 है, ये अगर n² नहीं होता तो ये हमारा किस टर्म में आता, हमारा लीनियर फॉर्म के अंदर आता। हम इसको बोलते कि लीनियर इसकी ग्रोथ है, करेक्ट। तो यहाँ पे ये लीनियर होता, और लॉगरिथमिक जो होता है वो हमारा लीनियर से जो वैल्यू अगर हम कंपेयर करते हैं तो लीनियर से कम होती है लॉगरिथमिक की वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर लीनियर में n की वैल्यू जो है वो 10 है, ठीक है, क्योंकि हमने थीटा ऑफ n बोला है, अब n की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, तो फॉर एग्जांपल कि n की वैल्यू 10 है, तो उस केस में लॉगरिथमिक मतलब कि log n की वैल्यू क्या होगी हमारी, 10 से कम ही आएगी, क्योंकि हम 10 का log ले रहे हैं। तो कांस्टेंट से जो हायर रेट होती है वो होती है लॉगरिथमिक की, और log से बड़ी होती है जो लीनियर फंक्शंस होते हैं या जो लीनियर ग्रोथ होती है उसकी। उसके बाद अगर n लीनियर और लॉगरिथमिक को जब कंबाइन करते हैं तो वो हमारा लीनियर से बड़ा रहता है। उसके बाद जो कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनकी जो ग्रोथ है वो हम क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। क्वाड्रेटिक का मतलब है n² की टर्म में। उसके बाद हमारी आती है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब होता है n की पावर k। अब k यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इसका मतलब k की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी, कुछ पर्टिकुलर कांस्टेंट होगा, राइट। और एक्सपोनेंशियल जो होता है वो होता है हमारा k की पावर n। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल n की वैल्यू 10 होती, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता, और फॉर एग्जांपल n की पावर 10, n की वैल्यू 10 है और k की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 कितना हुआ, 100 हुआ। वहीं पे एक्सपोनेंशियल के अगर हम देखते हैं तो k की वैल्यू कितनी है, 2 है, क्योंकि पावर के अंदर हायर रेट गई है, तो n की वैल्यू क्या है, 10 है, तो 2 की पावर 10 क्या हो जाएगा हमारा, 1024 होगा, जो कि पॉलिनोमियल से जो भी n की पावर k है उससे बड़ा है।
तो इसकी जो ग्रोथ होती है फंक्शंस की वो इस तरह से होती है, कांस्टेंट सबसे कम है, उसके बाद लॉगरिथमिक वैल्यूज़ आती हैं, फिर लीनियर वैल्यूज़ आती हैं, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर और लॉगरिथमिक आती है, फिर क्वाड्रेटिक वैल्यूज़ होती हैं, फिर पॉलिनोमियल होती हैं और उसके बाद एक्सपोनेंशियल होती हैं। तो ये था हमारा कि किस तरह से एल्गोरिथम को एनालाइज कर सकते हैं, किस तरह से हम उसकी एफिशिएंसी को चेक कर सकते हैं, किस तरह से कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और किस तरह से जो फंक्शंस हैं वो ग्रोथ करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। इसके साथ आपकी फर्स्ट यूनिट के जो टॉपिक्स हैं वो भी कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।